देखो, हम लोग का कार्यपालिका तक का टॉपिक खत्म हो गया था, ठीक है। अब हम लोग का न्यायपालिका का टॉपिक प्रारंभ हो रहा है पॉलिटी में। तो न्यायपालिका क्या होता है समझिए कि न्यायपालिका मतलब इसका नाम से ही है, न्यायालय से संबंधित होगा। मतलब हमारे देश में या किसी भी देश में को सुचारू रूप से चलाने के लिए जितना महत्वपूर्ण कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का अंदर में, उसी प्रकार न्यायपालिका का भी आवश्यकता पड़ता है। तो न्यायपालिका का जिस प्रकार है, हमारा संविधान में भी इसको मेंशन किया गया है, ठीक है, कि किस प्रकार हमारा न्यायपालिका चले। तो ऐसा नहीं कि हमारा देश आजाद होने के बाद न्यायपालिका चली, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे भी पहले भी हमारे देश में न्यायपालिका की व्यवस्था थी, ब्रिटिश टाइम में, ठीक है। लेकिन इसका पूर्ण रूप से आकार माने देश आजाद हुआ, उस देश के अनुसार किस प्रकार न्यायपालिका होना चाहिए उसकी हमारे संविधान में मेंशन किया गया है। तो संविधान में कहां पर मेंशन किया गया है? संविधान के भाग 5 में। और उसका जो अनुच्छेद रहेगा वो लिखे नहीं है, वो अनुच्छेद जो आपका होगा 124 से लेकर के 124 से लेकर के 147 तक, 124 से लेकर के 147, ठीक है सर, धन्यवाद। 124 से लेकर के 147 तक जो संविधान का अनुच्छेद है उसके भाग 5 में मेंशन किया गया है कि हमारे देश की न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए, उसका आकार कैसा होना चाहिए, वो किस प्रकार कार्य करेंगे। अगर उस न्यायपालिका होगा तो न्यायपालिका को कितने स्तर में बांटा जाएगा, उस सभी सारे का वृत्तांत वर्णन किया गया है। तो उसमें सबसे पहले न्यायपालिका जैसे हम लोग जानते हैं, उसमें सबसे सर्वोपरि माना गया है सुप्रीम कोर्ट को, जो सबसे टॉप में आता है। तो उसके बाद आता है, उसका नीचे क्या होता है, जिला स्तर पर आता है, सॉरी राज्य स्तर पर आता है हाई कोर्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद जिला स्तर पर आपका काम करेगा, और उसके बाद सबसे होता है पंचायत स्तर पर। मतलब हमारी जो न्यायपालिका हमारे देश की है एक पिरामिडिकल शेप है। पिरामिड का जो शेप होता है ना, उस शेप पर बना हुआ है। कैसे बना है उसकी हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, और इसकी किस प्रकार से हमारे देश में न्यायपालिका का जन्म हुआ, कैसे हुआ, उसकी सारी बातों को हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। क्योंकि समझे रहोगे तभी आपको समझ में आएगा, लिखने में आनंद आएगा। या आप लोग को दोनों चीज इसलिए वन टाइम दे देते हैं कि जिसके कारण आप समझ भी पाए और जो बोल रहे हैं उसका सारांश आपको बोर्ड पर भी मिलेगा, ठीक है। इतना करने के बाद अगर मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो देखिए, जैसे न्यायपालिका का टॉपिक दिया गया है, न्यायपालिका होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यायपालिका। तो वही पहला लाइन लिखा गया है, समस्त न्यायालयों की सामूहिक रूप से, जितने भी हमारे देश में जितने भी न्यायालय चलते हैं उसको अगर सामूहिक रूप से कहा जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, आपको न्यायपालिका कहा जाती है। क्या कहा जाता है? न्यायपालिका कहा जाता है। उसके बाद बोला गया है, देखो बोला गया है न्यायालयों की शक्ति विभाजित नहीं की जाती है। अब इसका मीनिंग समझिए, शक्ति विभाजित करने का मतलब यह है कि अभी हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, तो झारखंड में जो न्याय की व्यवस्था है वो आपका यूपी में भी वही होगा, बिहार में भी वही होगा। ऐसा नहीं कि बिहार में के लिए अलग, कुछ कुछ अलग, लेकिन 90 से 100% वही व्यवस्था चलती है। क्योंकि इसका मेन कंट्रोल कहां होता है? सुप्रीम कोर्ट से चलता है। कोई भी अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो वो संसद से चलता है। संशोधन जो आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं हम, संसद को नहीं पढ़े हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल, उसको देख लीजिए। तो समझ में आई बात। तो वही न्यायालय की जो शक्ति होती है वो विभाजित नहीं की जाती है। यहाँ शक्ति विभाजन का मतलब उसमें जो कानून सिस्टम बनाया गया उसको खंडित नहीं किया जाता है। आगे बोला गया है, देखो भारतीय न्याय प्रणाली में छोटे छोटे न्यायालयों के ऊपर प्रत्येक जिले का जिला न्यायालय होता है। जैसे हम लोग अभी सपोज दैट क्या झारखंड के हजारीबाग जिला में रहते हैं, तो यहां पर हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा, ठीक। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जाएंगे तो आपको बताए थे ना, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति होता है, तो ग्राम पंचायत न्यायालय होता है एक, जिसका मॉनिटरिंग पंचायत समिति करता है, जिसको आपको बताए थे, जहां पर 10,000 रुपए से कम मामले का निपटारा वहीं पर होता है, ठीक। तो ग्राम स्तर पर भी होता है। तो आप डिस्ट्रिक्ट पर रहेंगे तो जिला स्तर पर होगा, तो उसको कहेंगे हम लोग जिला न्यायालय की बात कहेंगे। फिर जिला न्यायालय के ऊपर जो होता है राज्य, हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, तो झारखंड का जो उच्च न्यायालय होता है वो राज्य की राजधानी में होता है। कहां पर होता है? राजधानी में अनुमन होता है। तो जैसे झारखंड राज्य की राजधानी कहां है? रांची है, तो इसका जो हाई कोर्ट बनेगा वो कहां रहेगा? रांची में रहेगा। तो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो होता है न्यायालय, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उच्च न्यायालय कहते हैं।
और सबसे ऊपर जो न्यायालय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो किसी भी देश में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या अनुमम एक ही होती है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर फाइनल जजमेंट वही होता है। तो हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, दिल्ली में, क्योंकि भारत का कैपिटल कहां है, राजधानी दिल्ली है। तो वहीं पर उसका होगा, जिसका नामकरण क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट बताया गया है, जिसका नामकरण क्या किया गया है, सुप्रीम कोर्ट बताया गया है। तो ये जो आपका एक आइडिया है कि ये न्यायालय सिस्टम जो होता है किस प्रकार ढांचे के रूप में ये काम कर रही है, पॉइंट 1। दूसरे नंबर आपको बताया गया कि कोई भी चीज हमारे संविधान, कोई भी काम हमारे देश में होता है वो हमारे संविधान के अनुसार होता है। तो न्यायालय की व्यवस्था जो होता है हमारे संविधान के भाग 5 में, और अनुच्छेद कहां से कहां तक वर्णित किया गया है, 124 से 147 तक। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए अगला जो लिखे हैं वही देखिए। आपका जो बताया गया है, भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकरण है। एकीकरण माने मतलब वही बताएं कि जो राज्य में जो रूल है वो जिला में है, वो पंचायत स्तर पर है, नियम में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन सबकी कार्य प्रणाली अलग अलग स्तर पर अलग अलग है। जैसे सबसे टॉप में जाइएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो सर्वोपरि न्यायालय है, जिसकी संख्या हमारे देश में कितनी है, एक होती है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो निचला होता है उसे हम लोग कहते हैं उच्च न्यायालय। क्या कहते हैं हम लोग, उच्च न्यायालय कहते हैं। और उच्च न्यायालय देखो, हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है, 24 है, 28 है, लेकिन न्यायालयों की संख्या कितनी है, 24। क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसका न्यायालय एक से ज्यादा राज्यों को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल का तौर जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय, उसका अंडमान निकोबार का न्यायालय नहीं है, उसका मॉनिटरिंग जो होता है उसका जो कहां करता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत होता है। तो हमारे देश में राज्य है 24, लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, सॉरी राज्य की संख्या 28, लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 24। तो ये जो होता है राज्य स्तर पर होता है, हर राज्य का वो मॉनिटरिंग करता है, ठीक। उसके बाद राज्य स्तर के बाद जब हम लोग जाते हैं तो कौन सा स्तर मिलता है हम लोग का, जिला स्तर या सत्र न्यायालय। तो देखो जिला स्तर सत्र न्यायालय वही लिखा गया, प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय होगा, जितने भी जिला होंगे हर वो जिला में एक एक न्यायालय होंगे, उसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं या जिला न्यायालय कहते हैं। फिर जिला न्यायालय में ही मुसफ्फिल न्यायालय मिलता है, उससे जो छोटे मैटर होते हैं, और जैसे मुसफ्फिल थाना सुने होंगे नाम, है ना, तो वहां पर उसका मॉनिटरिंग किया जाता है। और सबसे निचला स्तर पर जो न्यायालय की व्यवस्था होती है वो पंचायत स्तर पर होता है। जो देखिए क्या होता है, ग्राम स्तर पर जो कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में जहां पर ज्यादा मैटर आता है वहां पर एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था कर दी गई है। तो जो न्यायालय की सबसे निचला स्तर होता है वो कौन सा स्तर होता है, न्याय पंचायत होता है। उसके ऊपर मुसफ्फिल न्यायालय, उसके ऊपर सत्र न्यायालय। तो यहां से यहां तक जिला से लेके मुसफ्फिल न्यायालय को हम लोग अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। क्या न्यायालय कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अधीनस्थ न्यायालय बोले इसका मतलब क्या होता है। अधीनस्थ न्यायालय उस न्यायालय को कहते हैं जिसका मॉनिटरिंग राज्य के न्यायालय के द्वारा किया जाता है, मतलब उच्च न्यायालय के द्वारा उसका मॉनिटरिंग किया जाएगा, उसकी निगरानी, किस तरह वहां शासन व्यवस्था चल रही है, किस तरह का न्याय हो रहा है, किस तरह न्यायालय की आवश्यकता है, ये सभी गणना उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। ये मॉनिटरिंग होगा किसके अंदर, आपका उच्च न्यायालय के अंदर। और उच्च न्यायालय का मॉनिटरिंग किसके अंदर में होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। कॉन्सेप्ट समझ में आई। तो ये जो आकार होता है ये पिरामिडिकल शेप होता है। कैसा आकार होता है, पिरामिड के आकार का होता है। तो हमारे देश की न्यायपालिका जो है, कभी क्वेश्चन पूछेगा किस आकार की है संरचना में, पिरामिड के आकार की। किस आकार की है, पिरामिड के आकार की। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया। अब यही स्ट्रक्चर को यहाँ स्टेप बाय स्टेप सब लिख दिया गया है। देखिए क्या लिखा गया है, बोला गया भारत की न्यायपालिका की संरचना पिरामिड के समान है, लिखा गया है ना। तो देखिए पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है ये, ठीक। ये त्रिभुजाकार नहीं बनिएगा, इसको पिरामिडिकल शेप में बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये 3D स्ट्रक्चर नहीं दिखा पा रहे हैं। तो देखिए जिसके शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है, सर्वोच्च न्यायालय आपको मेंशन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के देखिए उसके नीचे कौन सा न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है। और उच्च न्यायालय के नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है। और संविधान के अनुसार देखो वही लिखा गया, अधीनस्थ न्यायालय वे न्यायालय होते हैं जो उच्च न्यायालय के अधीन और उसके नियंत्रण में कार्य करते हैं। अधीनस्थ मतलब अधीन में,
तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे वो उच्च न्यायालय के अधीन में कार्य करेंगे। वही सी मेंशन किया गया आपका, वही इसका डिटेल में लिखा गया है। यद्यपि अधीनस्थ न्यायालयों की रचना भिन्न भिन्न राज्यों में विविधता पूर्ण होती है, परंतु इसमें सामान्य विशेषता है। अधीनस्थ करने का मतलब ये हुआ, सपोज दैट अगर हम हजारीबाग में रह रहे, अगर हमको सपोज करें यहाँ पॉल्यूशन कंट्रोल एक हमको कोर्ट का स्थापना करना किया, तो क्या करेंगे, राज्य सरकार को, राज्य न्यायालय को अगर लगेगा कि नहीं हमको यहाँ पर हाई कोर्ट को लगेगा, झारखंड हाई को नहीं, यहाँ पर हमको पॉल्यूशन कंट्रोल का एक कोर्ट डालना है, तो बैठा सकता है मॉनिटरिंग करने के लिए। सपोज दैट यहाँ पर बहुत ज्यादा और दूसरे मैटर हो रहा है, जैसे इनकम टैक्स का मैटर, ईडी का छापा मारता है, तो उस तरह का अगर ईडी डिपार्टमेंट का वास्ता ना, वो लोग का भी तो अपना न्यायालय होता है, तो उसका न्यायालय की व्यवस्था करना पड़ा, तो हजारीबाग में डाल देंगे। कौन सा समझ में आ रही है? तो आवश्यकता अनुसार जितना हाई कोर्ट को दरकार पड़ेगा, अपनी इच्छा अनुसार वो अधीनस्थ न्यायालय को स्थापित कर सकता है। ठीक है, तो वो सभी कार्य अधीनस्थ न्यायालय का कंट्रोल कौन करता है? उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हमारी न्याय प्रणाली व्यवस्था जो है, न्यायपालिका किस संरचना पर आधारित है? पिरामिड का। सर्वोपरि टॉप पर किसको रखा गया है? सर्वोच्च न्यायालय, उसका नीचे उच्च न्यायालय के नीचे, और सबसे नीचे पंचायत न्यायालय होता है। याद रखिएगा, पंचायत न्यायालय किसका अंग है? अधीनस्थ न्यायालय का। पंचायत न्यायालय किसका अंग है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब आइए, अब ये तो हम लोगों ने बात की न्यायालय के बारे में। तो आपको जैसे पहले बता चुके हैं कि न्याय प्रणाली व्यवस्था हमारे देश के आजाद होने से पहले भी चल रही थी ब्रिटिश टाइम में। तो उस समय तो हमारे देश में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हम लोग सुप्रीम कोर्ट का, तो भवन की स्थापना नहीं हुई थी। तो उसका कार्यकाल कहाँ चलता था? वो हम लोग का संसद भवन में चलता था। कहाँ चलता था? संसद भवन में। तो जब हमारा देश, मतलब हमारे संविधान की रचना हुई, और जब हमारा संविधान पूर्ण बन के तैयार हो गया, और जब लागू हुआ, तो कब लागू हुआ हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू होने के 2 दिन बाद यह संवैधानिक मान्यता मिल गई ने कि हमारे देश में भी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए। तो संविधान, लोकतंत्र के संविधान लागू होने के 2 दिन बाद, मतलब 26 तारीख को हमारा संविधान लागू हुआ, और 28 जनवरी 1950 को यह बात रखी गई कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो वो तो हमारा उस समय भवन नहीं बना था, तो उसका कार्यकाल ही जो चलता था वो हमारा संसद भवन के कार्यालय में ही चलता था। सही हमारी बात? तो उसी के बारे में देखिए, अगली बात बोला गया है। देखिए, ये हमारा अभी जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट है, इसका अभी स्ट्रक्चर देखिएगा तो इसी प्रकार से दिखेगा। ये स्ट्रक्चर हमारे सुप्रीम कोर्ट जो कहां पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। कहां पर? दिल्ली में। तो जैसे बोले कि जब तक हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की भवन की स्थापना नहीं की गई थी, उस समय भी हमारे न्याय व्यवस्था थी, तो उसका कहीं तो उसको रूम चाहिए, कहीं भवन चाहिए, तो वो भवन का मॉनिटरिंग कहां हो रहा था? संसद भवन में। तो देखिए, वही लिखा गया था, भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। वही बोले, हमारा देश में गणतंत्र गणराज्य कब घोषित हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। उसका 2 दिन बाद हमारा अस्तित्व में आया सर्वोच्च न्यायालय। तो वो डेट याद रहेगा, कब है? 28 जनवरी 1950 को। देखो, जब न्यायालय नहीं थी तो ये बोला गया, इससे पूर्व 1937 से 1950 के बीच, उस समय तो हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद नहीं था, तो 1937 जिसमें ब्रिटिश का एम्पायर चल रही थी, तो 1937 से 1950 के दौरान संसद भवन के चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, संसद भवन का एक भवन है जहां पर आपका चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोड ऑफ इंडिया कार्यरत था। उस समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नाम से नहीं जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया जो जाना जाता था, उसका कहां पर, कौन सा भवन में चलता था? वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। कहां पर? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में। और हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय किस नाम से जाना जाता था? फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। कब? 1937 से 1950 के दौरान। तो हमारे देश में उस समय भी शासन व्यवस्था चलती थी, तो उस समय अपना कोई सर्वोच्च न्यायालय का भवन नहीं था, तो वो सारा कार्यकाल संसद भवन में होता था, और उस समय उसका नाम था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो बोला गया, उसके बाद देखिए, उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन संसद भवन परिषद में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में ही हुआ था। मतलब जहां पर ब्रिटिश लोग का समय चल रहा था, जहां से कार्यकाल ने न्यायपालिका का नियंत्रण हो रहा था, उस समय देश आजाद होने के बाद
जब हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का भवन नहीं बना था तब तो मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो वहां कहां से होता था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस से होता था। और 1998 तक 1958 तक वहीं पर कार्य रहा। मतलब 1958 तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में से ही हमारे देश में न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायपालिका का मॉनिटरिंग होता रहा। कौन सा समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब देखो सर्वोच्च न्यायालय आया तो हम लोग का जब सर्वोच्च न्यायालय बन गई तो उसका कार्यप्रणाली कैसे होगा, सिस्टम कैसे चलेगा, उसके बारे में। तो पहली बात कि सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारे देश में कहां पर स्थित है? कहां पर? दिल्ली में स्थित है। उसके बाद बोला गया, देखिए अभी जो आपको बोले कि हमारे देश में जब सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई तो हमारे संविधान के द्वारा किया जाता है। तो आपको बोले कि संविधान के भाग कितना में? 5 में। इतना अनुच्छेद कहां से कहां तक? 124 से 147 के बीच में वर्णित है। तो वही लिखा गया है, देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्ति के विनियोग से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्रदत्त है। मतलब हम लोग विधायिका की शक्ति संसद में ही होता है। जैसे कोई भी नियम को पारित करना है पहले संसद भवन में जाएगा, संसद भवन में, राज्यसभा में, लोकसभा में मान्यता मिलेगी, राष्ट्रपति, तब वो कानून बनता है। तो उसी की संसद के पास एक विधायिका का शक्ति। और बोला गया सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद कितना में बताया गया है? 24। तो संविधान के अनुच्छेद 124 के 1 में वर्णित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार का गठन किया जाना चाहिए। ठीक, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का पूरा वृत्तांत, सर्वोच्च न्यायालय कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, वो 124 से लेकर के 147 तक वर्णित है। जिसमें 124 के भाग 1 में पहला में वर्णित किया गया है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार होना चाहिए। सही में आई बात? देखिए उसके बाद वही लिखा गया है, सर्वोच्च न्यायालय जब हमारा बनेगा तो उसमें न्यायाधीश भी रहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय में एक होता है मुख्य न्यायाधीश, बाकी सभी होते हैं क्या? अन्य न्यायाधीश। ठीक, तो जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ उस समय टोटल न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में 8 थी। 8 करने का मतलब क्या है? एक होता है मुख्य न्यायाधीश और 7 होता है उसके सहयोग करने वाले अन्य न्यायाधीश। ठीक, तो जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी स्टार्टिंग में। फिर जिस प्रकार कार्य बढ़ता गया उसी प्रकार संशोधन करते हुए उसकी संख्या की वृद्धि करती गई आवश्यकता अनुसार। तो 2019 विधेयक जब पारित किया गया उस समय तक सर्वोच्च न्यायालय में आपके न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? मुख्य 33 मतलब अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो 33 प्लस 1 कितना हो गया? 34। समझ में आई बात? तो इसका समय आवश्यकता अनुपात जो कहां थी टोटल 8 से बढ़ के अभी कितना हो गया है? 34। एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही बात? तो याद है। तो इसी का आगे लिखा गया है, लिखा मिलेगा आपको कि कब कब किसके अनुसार बढ़ाए संख्या। तो वही लिखा गया है, देखो सर्वोच्च न्यायालय मतलब न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019, कौन सा संशोधन विधेयक? 2019 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो मतलब कौन सा संशोधन के द्वारा 34 तो मुख्य न्यायाधीश की संख्या कर दी गई है? 2019 के अनुसार, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। टोटल मिला के संख्या कितनी हो जाएगी? 34। तो जब यहां बात आई तो एक और बात आएगी जो बहुत जनरल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम? प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, हाँ। तो ये जो हमारे हैं सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, याद रखोगे। ठीक है, ये जिस समय हमारा जब न्यायालय की घोषणा की गई थी हाई कोर्ट, उसी समय जो प्रथम न्यायाधीश बने थे हीरालाल जे कानिया बने थे। ठीक है, देखिए अब उसी के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले रहे हैं। देखो वही मेंशन किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान के मूलतः की गई थी। मतलब जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ था और उस समय हमें सुप्रीम कोर्ट की बात की गई थी, उस समय न्यायालयों की टोटल संख्या कितनी बताई गई थी? 8। कितनी बताई गई थी?
8 बताई गई थी। फिर जिस प्रकार आवश्यकता 8 में मतलब एक मुख्य न्यायाधीश 7 अन्य न्यायाधीश। तो उसी प्रकार देखिए बाद में लिखा गया, बाद में काम के बढ़ते दबाव के कारण 1956 में फिर चेंज किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिनियम संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ा दी गई, 11। फिर उसके बाद 1960 में यह बढ़ा के कितना कर दिया गया, 14। फिर 1978 में बढ़ा के कितना कर दिया गया, 18। और 1986 में बढ़ा करके 26, और 2009 में बढ़ा करके, और 2019 से कितना है अभी 34। तो पहला और आखिरी याद रखिएगा कि जिस समय हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस समय मुख्य न्यायाधीशों की कुल संख्या 8 थी, याद रखिएगा, और बाकी समय अनुसार चेंज होता है। दूसरी, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम और अभी जो वर्तमान में जो रहते हैं उसका नाम। तो 2 नवंबर 2022 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़, याद रहेगा कौन सा, डॉक्टर धनंजय वाई चंद्रचूड़ बने हुए हैं अभी वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, जब भी आएगा मुख्य न्यायाधीश का नाम याद रखोगे और फर्स्ट वाला नाम, और जिस समय संविधान बना था उस समय न्यायाधीश की संख्या कितनी थी। ठीक है, अगला, अब जब हमारा संविधान बना तो न्यायालय में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी तो वहां न्यायालय के भी जज का भी दरकार पड़ेंगे, न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ेगी तो उसे कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। किस योग्यता के आधार पर किस तरह हम लोग न्यायालय में अपना न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो वही लिखा गया है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति। तो जब कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं तो उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए, कुछ कंडीशन होना चाहिए। वो कंडीशन क्या है, पहले वही लिखा गया है कि जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तो वो किससे परामर्श मांगेंगे, तो परामर्श किससे मांगेंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश जो होंगे उससे परामर्श लेंगे कि कौन सा आप लोग का सर्वोच्च न्यायालय के लिए कि कौन योग्य व्यक्ति है, उसकी सिफारिश करता है। तो कौन करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताते हैं कि ठीक है हम लोग का बीच का ये व्यक्ति होना चाहिए। ठीक, तो उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। लॉजिक समझ में आया, पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन इसमें बताया गया है, इसमें न्यूनतम योग्यता नहीं होती है कि 20 साल होना चाहिए, 25 साल नहीं। क्यों, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं वो एक्सपीरियंस अनुभवी व्यक्ति होते हैं, तो इसीलिए उसके न्यूनतम योग्यता मतलब न्यूनतम एज निर्धारित नहीं किया गया है, उसका अधिकतम एज बताया गया है। मतलब अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है तो उसकी सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट का जो एज है वो 65 साल बताया गया। एग्जाम में पूछता है कितना साल बताया गया है, 65 साल। लेकिन अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की न्यूनतम आयु, ये निर्धारित नहीं है। 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 65। लेकिन रिटायरमेंट का उसका फिक्स है कि उनकी आयु जब 65 साल हो जाएगा तो वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लॉजिक समझ में आई बात। तो इसीलिए लास्ट लाइन में वही लिखा गया है, देखिए पूरा जितनी बात बताई वही लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो आपसे वही क्वेश्चन अगर पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति जो होता है परामर्श लेंगे, वही इसी न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं कि किसे हमें नियुक्त किया जाए मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश। सपोज दैट अभी बताएं जैसे कितना है टोटल संख्या 34, तो 34 में कितना, एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक, रिटायरमेंट का एज बता दिए 65 साल में जिनका होगा रिटायर हो जाएंगे। तो जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो लिए तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से लिए। लेकिन यहां जब अन्य न्यायाधीश है तो सपोज करो 33 है, एक का रिटायरमेंट एज आ गया तो 33 तो फुलफिल करना है। तो जब एक का अन्य न्यायाधीश की जब होगी बात तो वो अन्य न्यायाधीश से नहीं लेंगे, जो मुख्य न्यायाधीश जो बनेंगे उसी से परामर्श लिया जाएगा। राष्ट्रपति लेंगे कि किसको मनोनीत किया जाए अन्य न्यायाधीश। लॉजिक समझ में आई बात। जब मुख्य न्यायाधीश की बात आएगी तो किससे लेंगे परामर्श, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश से। और जब अन्य न्यायाधीश की बात आएगी तो राष्ट्रपति किससे परामर्श लेंगे, मुख्य न्यायाधीश से। लॉजिक समझ में आई बात।
तो वही लिखा गया है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सदैव मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेते हैं, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय या राज्य के उच्चतम न्यायालय का बात हो। तो यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 124 के भाग 2 में वर्णित है। समय और संविधान और क्या सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात 124 के भाग 1 में। यहां तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। वही भी जो बताएं आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन इसके रिटायरमेंट अवकाश की सीमा बताई गई है। कितना साल होना चाहिए? 65 वर्ष होना चाहिए। और ये बहुत लाइन कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन परामर्श अन्य न्यायाधीश से लेंगे। शपथ दिलाएंगे कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति दिलाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 65 होना चाहिए। न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। लॉजिक समझ में आई बात? देखो आगे। इसके बाद योग्यताएं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। पहला तो एक जनरल पॉइंट है कि कोई व्यक्ति अगर हमारे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनेगा तो भारत का नागरिक बनेगा, ये तो कॉमन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चालू होता है कि कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता है। उसके अंदर कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। वो योग्यताएं क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उसे उच्चतम न्यायालय या दो से अधिक, मतलब उच्चतम न्यायालय मतलब जैसे हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, वो हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। सपोज दैट कोई व्यक्ति को अगर हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं तो वह 5 साल हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं तो किसी भी राज्य के मुख्य न्यायालय में उसे 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट के रूप में कार्य करना होगा। ये मतलब जिसको बोले था एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। नागरिक के अलावे उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए योग्य होंगे। लॉजिक समझ में आई बात? तो वही लिखा गया, देखिए किसी उच्च न्यायालय मतलब हर राज्य में होता है लगभग, तो बोला गया अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में कम से कम कितना साल तक न्यायाधीश के पद होना चाहिए? 5 साल तक। याद रखिएगा, क्वेश्चन जहां जहां से पूछा जाता है सब आपका कलर किया हुआ है। तो बोला गया 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगभग 10 वर्ष तक अधिवक्ता मतलब एडवोकेट है। नींद आ रहा? पंखा बंद कर, नींद लोग उड़ेगा। हवा खागा नींद सबको आता है? नहीं, नींद आता है? नहीं आ रहा तो बढ़िया है, और नहीं आएगा और दिमाग तंदुरुस्त रहेगा। मैंने सुख हारता, नींद आ रहा, चलो प्रवचन चल ही रहा, नींद रेडियो तो चल ही रहा है, थोड़ा नींद मार लेंगे और लिख करेंगे। देखो ना, आज से हम नहीं दे रहे QR कोड, सब फर्जरी बता दे रहे हैं। हाँ लिखो, क्या सुन के लिखो अपना, हम तो बोल ही रहे, मेरी भाषा में लिखो। अपनी भाषा में लिखोगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के अगर मुख्य न्यायाधीश बनते हैं तो उनकी योग्यता पहला क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, कम से कम उस उच्च न्यायालय में कितना साल न्यायाधीश के पद पर होना चाहिए? 5 साल। अगर वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नहीं है तो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कम से कम कितना साल तक कार्य किया हो? 10 साल का कार्यकाल अनुभव होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, अगर ये दोनों में ना हो तो राष्ट्रपति के पास एक पावर होता है जिससे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुन सकता है, लेकिन वो उनकी दृष्टि में उस कानून व्यवस्था में ज्ञाता हो, मतलब पूरी तरह अनुभव हो। लास्ट में ही लिखा गया है राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। राष्ट्रपति को अगर लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति कानून की दृष्टि में बहुत बड़ा ज्ञाता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगता है तो उसके अलावा ये 2 कंडीशन होना चाहिए। लॉजिक समझ में आई बात? देखो अब आइए, जब सर्वोच्च न्यायालय के हम लोग आगे नियुक्ति कर दिए तो उसको वेतन भी चाहिए। तो देखिए
वेतन क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उसके एक माह का सैलरी 2,80,000 रुपया प्रति महीना है। ये तो पैसा मिलते ही है, इसके साथ भी जितनी भी सुविधाएं हैं, घर, आवास, गाड़ी, ये सभी बेसिक है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? 2,80,000 मुख्य न्यायाधीश का, और अन्य न्यायाधीश 233 बताएं, उसकी सैलरी कितना है? 2,50,000, 30,000 कम रहता है। सही में आई बात? तो मुख्य न्यायाधीश का 2,80,000 और अन्य न्यायाधीश का सैलरी 2,50,000 रुपया प्रति महीना। इसके अलावे अन्य सुविधाएं जैसे आवास, चिकित्सा, टेलीफोन, ये सभी मिलता रहेगा। ठीक है, बोला ही लिखा गया है न्यायाधीशों के वेतन और उससे मिलने वाले अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम नहीं की जा सकती है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, सपोज करो कि मुख्य न्यायाधीश बन गए, उसकी सैलरी 2,80,000 है, तो उसका कार्यकाल के दौरान नहीं कि 2,80,000 से घटा दे, बढ़ेगा लेकिन घट नहीं सकता है। सही में आई कॉन्सेप्ट? इसके अलावे देखो, सबसे बड़ा रिटायर 50%, क्या जब वो रिटायर कर जाएंगे तो जो लास्ट टाइम में, मतलब इस मंथ रिटायर कर रहे हैं तो इस मंथ जो उनकी सैलरी होगा, सपोज करो 2,80,000 है, उसका 50% उसका पेंशन दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 50%, 50%। तो 2,80,000 का 50% कितना हो गया? 40,000 उनको प्रति माह पेंशन भत्ता मिलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आई बात? तो पढ़िएगा तभी ना बन पाइएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो सैलरी याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश का सैलरी 80,000, काई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख, और अन्य न्यायाधीश का 50,000। उसका पेंशन भत्ता अंतिम माह का जो सैलरी होगा उसका 50%। अब देखो, अब जब हुआ तो उनका ज्वाइनिंग करवा दिए, सैलरी बता दिए, तब उसका पद पर हटने की भी बात आती है। तो देखो, अगर कोई भी मुख्य न्यायाधीश को अगर उनको पद से हटाना है तो हमारे संविधान में हर चीज की व्यवस्था की गई है, ऐसे नहीं जब चाहे तब हटा दे। हटाने के लिए बोला गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से विमुक्ति करने के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, और उस प्रस्ताव का नाम नहीं भूलिएगा, उस प्रस्ताव का नाम है प्रार्थना। क्या नाम है? प्रार्थना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जब उसके पद से हटाया जाता है तो जो प्रस्ताव लाया जाता है उसका नामकरण क्या है? तो नामकरण क्या है उसका? प्रार्थना नाम है। बोला गया जिसमें वह किसी अन्य न्यायाधीश को सिद्ध भ्रष्टाचार या असमर्था के कारण पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। तो प्रावधान ऐसे नहीं होगा, उसका भी प्रक्रिया है, उसको संसद में पास करना पड़ेगा, राज्यसभा में और लोकसभा में। तो राज्यसभा में जितना भी मेंबर होगा उसके सदस्य का 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना तिहाई बहुमत? 2/3। सपोज करो लोकसभा से पास हो रहा तो उसमें जितना भी मेंबर आएंगे वोटिंग करने, उसका 2/3 वोटिंग होना चाहिए, तभी वो पास होगा। राज्यसभा में भी 2/3 होना चाहिए। कौन सा सही में आई बात? अगली बात यह है कि जब इसे लोकसभा से पारित किया जाएगा तो कम से कम उसको नाम को या उसको पद से हटाने के लिए कम से कम कितने मेंबर का होना चाहिए अनुमति? 100 मेंबर का। किसमें? लोकसभा में। और 50 मेंबर का अनुमति किसमें होना चाहिए? राज्यसभा में। कौन से समय आई? तो यहां पर 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है उसका नामकरण क्या है? प्रार्थना। और जब वो प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम कितने बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। और लोकसभा के लिए जब उस प्रस्ताव को पारित किया जाए तो कम से कम कितने मेंबर का समर्थन होना चाहिए? 100। और राज्यसभा में कितना? 50। कॉन्सेप्ट क्लियर? आइए उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट है जो अच्छी तरीका से याद रख लीजिएगा। सबसे कम दिन और ज्यादा दिन के बारे में बोला गया है। सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है आपका? बोला गया है यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। चंद्रचूड़ का ही हाईटेक है ज्यादा, अंत में भी चंद्रचूड़े है। तो सबसे प्रथम सबसे अधिक समय तक कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का था? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था? 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक। ठीक है। और सबसे कम कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश पद पर बनने वाले व्यक्ति का नाम कौन थे? कमल नारायण सिंह। कम से कम किसका? कमल नारायण
सिंह। कितना दिन तक था उनका कार्यकाल? 17 दिन। मतलब उनका कार्यकाल की अवधि थी 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991। लेकिन कार्यकाल दिन कितना था? मात्र 17 दिन। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सबसे अधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति का नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, और सबसे कम किंग। ठीक है। उसके बाद अगला है सर्वोच्च न्यायालय के क्या बोलते हैं, न्यायाधीश को अवकाश प्राप्त करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला जाता है, समझिए इस बात को, कि अगर कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पद पर चले गए, ठीक, अब वो रिटायर कर गए, रिटायर करने के बाद ये शर्त रहता है कि वो किसी भी कोर्ट में जाके वकालत नहीं कर सकते हैं। सही में आई बात? जैसे रिटायरमेंट कर जाएंगे तो बोलेंगे नहीं हम जाएंगे हाई कोर्ट में वकील का वकालत करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। वो अपना जीवन प्रयत्न वो नहीं कर पाएंगे, ये शर्त रहता है। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्त होने के बाद क्या वो किसी कोर्ट में जाके वकालत कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। वही नीचे लाइन में लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। वो कौन नहीं कर सकते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो रिटायर कर जाने के बाद वो किसी भी राज्य में वकालत नहीं कर सकते हैं। समझ में आई बात? और ये दोनों नाम भी भूलिएगा नहीं। और भारत के प्रथम आपका मुख्य न्यायाधीश बता दिए हैं आपको। आइए अब देखिए क्षेत्राधिकार। जब सर्वोच्च न्यायालय के जब मुख्य न्यायाधीश बने तो उसका कुछ क्षेत्राधिकार है, जो बेसिक आइडियाज जान के रखिए। आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं रहता है, लेकिन जानना जरूरी है। क्या बोला गया? सर्वोच्च प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार क्या है, समझिए। ये क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय का जो होगा मुख्य न्याय के, अगर किसी राज्य और राज्य के बीच का कोई मामला हो तो उस मामले का निपटारा नहीं होगा तो अंतिम फैसला कहां होगा? सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो अगर किसी राज्य, एक राज्य जैसे झारखंड और बिहार का बीच में अगर किसी तरह का मैटर हो तो ये राज्य का मामला हो जाएगा, तो इसका समाधान करने के लिए कहां जाना होगा? सुप्रीम कोर्ट में के लिए जाना होगा। तो वही लिखा गया है कि भारत संघ या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों का निवारण करने के लिए। दूसरा, भारत संघ या किसी राज्य या अनेक राज्य, एक से 2-3 राज्य आ जाएगा। जैसे हम लोग का झारखंड कितने राज्य से, अलग अलग राज्य से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, उड़ीसा से घिरा हुआ है, बिहार से घिरा हुआ है, छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ है। यूपी से कोई टच करता है? हाँ, यूपी का कौन सा भाग टच करता है? तो 5 राज्य लगभग है ना। एक आपका कौन सा हुआ? पश्चिम बंगाल, दूसरा बिहार, तीसरा आपका उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़, एक और तब होगा तब यूपी होगा। 5 उत्तर में 5 राज्य इसको टच करता है। तो एक से ज्यादा अगर झारखंड का मैटर आ जाएगा, नहीं बॉर्डर आ जाएगा, नहीं हम यहां तक चलेंगे, तो उसका भी मामले का निपटान कहां होगा? सर्वोच्च न्यायालय में होगा। फिर उसके बाद बोला गया वही सब है आपका राज्य के मामले में 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका मैटर कौन से कहां सुलझाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में। तो राज्यों के बीच, ये क्वेश्चन याद रखिएगा केवल, कि राज्यों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कहां होता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। उसके बाद अब देखिए, ये बात को थोड़ा जानिएगा, इस सब का मीनिंग जानना जरूरी है। जैसे बोला गया अपील, मतलब हम लोग कोई मैटर होता है तो उसको अपील करते हैं। अपील मतलब कहने का मतलब, सपोज दैट आपका छोटा सा मैटर हुआ जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आपका फेवर में नहीं, आप जो चाहते हैं आपके अनुसार सुनवाई नहीं हुआ, तो उसकी सुनवाई राज्य स्तर पर जाएंगे, हाई कोर्ट में उस बात को रखेंगे। हाई कोर्ट में आपके पसंद नहीं हुआ, नहीं ये मेरे अगेंस्ट में, तो उसका अपील फिर कहां कर सकते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट में। उसी को बोला जाता है अपील। जैसे गांव में मारपीट कर लिए, मारपीट कर लिए तो पूरा मार के धुन दिया, अब मान लो पूरा एकदम हो गया, अब वो सारे के नहीं, हम अच्छा काम भी किए और हमको हुआ भी, अत्याचार किया गया, शोषण किया जा रहा है, तो उस मैटर को आप ले गए अपने जिला में, नहीं हुआ, जिला में भी आपका फेवर में नहीं हुआ, तो फिर राज्य स्तर में गए, राज्य स्तर में नहीं हुआ तो फिर आप गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। तो वही अपीली परंपरा, मतलब आपके पास अधिकार है कि उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं। तो वही बोला गया है अपील क्षेत्राधिकार। बोला गया देश का सबसे बड़ा अपील न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब वहां का जजमेंट के बाद तो फिर कहीं नहीं जाइएगा, फाइनल जजमेंट जो वहां कर दिया वही आपका सर्वोपरि है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के बाद आप कहां जाइएगा सुनवाई के लिए? कहीं नहीं। तो वही बोला गया सबसे बड़ा अपील क्षेत्राधिकार कहां पर है? सर्वोच्च न्यायालय में। वही लिखा गया है इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है।
मतलब आपका सपोज करो अपने जिला स्तर पर गए, जिला के बाद राज्य स्तर पर गए हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का भी डिसीजन को बदलने का अधिकार या चेंज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, अब जब अपील करते हैं तो अपील की परंपराएं तीन तरह का होता है, एक संवैधानिक, एक दीवानी और एक फौजदारी। ये समझिएगा, संवैधानिक मतलब क्या हुआ, हमारे संविधान में कोई संशोधन करना है। संशोधन करने का मतलब अगर किसी राज्य को एक राज्य से अलग करना है, झारखंड को जाएंगे हम हजारीबाग अलग राज्य बना दें, तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ेगा। तो संवैधानिक संशोधन कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट में होगा। फिर दीवानी, ये दीवानी का मतलब क्या होता है, दीवानगी वाला दीवानी नहीं, दीवानी का मतलब होता है सिविल मैटर, लैंड मैटर, आपका जमीन जायदाद का मैटर हुआ, आपका जमीन जायदाद, सपोज करो कोई प्लांट आ गए, अब मान लो कि पूरा हजारीबाग में जमीनें नहीं है, अब यहाँ पर कोई कंपनी आके पूरा कैप्चर कर लिया, तो कैप्चर कर लिया तो वहां का ग्रामवासी अगर हुआ उसको सुनवाई करेगा तो हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में भी बोला कि नहीं, आपको मान लीजिए आपके पास 5 बीघा जमीन है, वो प्लांट के लिए चला गया, तो खाइएगा क्या, सिविल मैटर हुआ। इस तरह का बहुत सारा देखे होगा केस सुनते हुए, जगह जगह पर, पश्चिम बंगाल में भी चला था, झारखंड में भी चल रहा है, बड़कागांव साइड में चल रहा, तो उसका मैटर जो चल रहा तो उसकी सुनवाई जब राज्य स्तर पर नहीं होता तो कहां चला जाता, वो सुप्रीम। तो दीवानगी मतलब जमीन जायदाद का जितना मैटर होगा वो कहां सुनवाया जाएगा, आपका सुप्रीम कोर्ट में। फौजीदारी, क्रिमिनल मैटर, क्रिमिनल मतलब किसी को मृत्यु दंड का सजा दे दी है, वो पाने का अधिकारी नहीं है, तो मृत्यु दंड का समा को माफ करने का पहले कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का पास जाता है, वो जजमेंट देता है तब राष्ट्रपति के पास जाता है। तो कहने का मतलब, तो क्रिमिनल मैटर जो होता है उसको कहते हैं हम लोग कौन सा, फौजीदारी, और दीवानी मैटर क्या कहते हैं, जमीन जायदाद लैंड, सिविलियन मैटर, ये जो होगा। और संवैधानिक मैटर तो समझ गए, संविधान संशोधन की जितनी बात होगी उसका अपील आप कहां कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार हमारे देश का सर्वोपरि क्षेत्राधिकार, अपील क्षेत्राधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। लॉजिक समझ में आया। आगे परामर्श, अभी जैसे बताया गया, परामर्श करने का मतलब ये हुआ कि अभी जैसे किसी की नियुक्ति करना है, किसी की प्रक्रिया करना है, तो परामर्श, जैसे राष्ट्रपति महोदय अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है तो वो भी तो परामर्श लेंगे किसी से, तो परामर्श करने का अधिकार भी किसके पास है, आपका सर्वोच्च न्यायालय है। तो वही लिखा गया है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक महत्व के विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगेगा, और वो किस अनुच्छेद के तहत मांगेगा, 143, किस अनुच्छेद के तहत, 143 अनुच्छेद के तहत वो राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श क्या, राष्ट्रपति की नियुक्ति करना हो या कोई विवादित मैटर हो, तो जब परामर्श राष्ट्रपति से मांगेंगे, राष्ट्रपति महोदय मांगेंगे सर्वोच्च न्यायालय से, तो किस अनुच्छेद के तहत मांगेंगे, 143, और न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना या करना वो राष्ट्रपति के अधीन होता है कि उसकी बात को माने चाहे नहीं माने। तो समझ में आई बात। तो ये परामर्श करने का अधिकार अनुच्छेद के याद रखिएगा, कितना अनुच्छेद के तहत, 143। फिर उसके बाद लास्ट में है पुनर्विचार करने का अधिकार, जो किस अनुच्छेद के तहत बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय का 137। आपको बताए थे ना कि सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद जो टोटल बताए हैं 124 से लेकर के 147 तक, तो देखो सब उसी का अंडर में चलेगा। ये परामर्श का अधिकार मांगेगा, पुनर्विचार का मांगेगा, तो पुनर्विचार जो हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना मेंशन किया गया है, 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वे स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय को पुनर्विचार करे, या जो उचित समझे तो उसे आवश्यकता पूर्वक परिवर्तन करे। मतलब सर्वोच्च न्यायालय कोई डिसीजन दे दिया और वो लगता है कि नहीं ये डिसीजन हमारे माने जल कल्याण हित में या देश हित में नहीं है, अगर आवश्यकता पड़ी तो उस विचार को बदल सकता है। कौन बदल सकता है, सर्वोच्च न्यायालय भी बदल सकता है। अगर लगेगा वो डिसीजन गलत है तो वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 133 के तहत उस विचार पर पुनः चेंज कर सकता है। सही माई बात। तो इसीलिए पुनर्विचार अधिनियम याद रखिएगा, अनुच्छेद कितना के तहत, 137। और राष्ट्रपति परामर्श कौन सा अनुच्छेद के तहत, 143। अंतिम अभिलेख। अब देखो ये आप लोग को जानना जरूरी है, लेकिन आप क्यों, अभिलेख मतलब क्या होता है, सपोज दैट कोई जजमेंट कर दिया गया, तो आप लोग अगर कभी सौभाग्य मिलेगा देखने, फिल्मी दुनिया में तो देखने को मिलता ही है। अभिलेख करने का मतलब कोई भी जजमेंट दे दिए, सपोज करो हमने आज ये जजमेंट जारी कर दिया कि नहीं बच्चे लोगों को एकदम टाइमली आना चाहिए मंगलम कोचिंग सेंटर में, वो अगर 7-8 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ता है तो उसका गवर्नमेंट जॉब एश्योर होता है। एक जजमेंट हमने सुना दिया, तो कहने का
का मतलब ये जजमेंट अगर सर्वोच्च न्यायालय में लागू हो गया तो ये बात को सारे राज्य में चला जाएगा। तो अगर कोई भी राज्य बोलेगा दूसरे राज्य में कोचिंग चलाएगा तो बोले मंगलम कोचिंग सेंटर्स में बच्चे 8 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई करते थे तो वहां सभी का नौकरी हो जाता था। मतलब वो दूसरे बच्चों को सुनाएंगे नहीं, मतलब 8 से 10 बजे का बैच चलना ही चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि 8 से 10 बजे तक ऐसा माना गया है कि इस समय जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उसका दिमाग बहुत ही कॉन्शियस रहता है, सिंसियर रहता है, अच्छी तरीका से पढ़ाई करते हैं। इसलिए 8 बजे से 10 बजे तक जनरल कंपटीशन का बैच होना चाहिए। ये बात एक अभिलेख बन गया, ये एक रिकॉर्ड बन गया। इस रिकॉर्ड को सारा कोचिंग लोग फॉलो करने लग गया। कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया समझ में आई बात? तो अगर सर्वोच्च न्यायालय में कोई जजमेंट लेकर के आया और वो जजमेंट पास हो गया तो उसी जजमेंट का उदाहरण अन्य न्यायालय लोग देगा, तो उसी को कहते हैं हम लोग अभिलेख। समझ में आई बात? तो देखोगे तो वही लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय के स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि न्यायालय के सभी निर्णय का रिकॉर्ड अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। इन विषयों को भविष्य में देश के किसी भी न्यायालय में नाजिर के रूप में पेश किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड के रूप में। अगर सपोज करो कि वहां देगा क्या, मान इस व्यक्ति को कोई क्राइम किया था, इसको क्षमादान मिल गया, तो अगर क्षमा मांगना उस व्यक्ति को तो जो सर्वोच्च न्यायालय में रिकॉर्ड मिला वही रिकॉर्ड को दिखाएगा हाई कोर्ट में, देखिए ये काम किया था, इसको क्षमा मिल गया तो इसको भी क्षमा मिलना चाहिए। कौन सा सही में आ रही है ना? मतलब रिकॉर्ड दिखा करके, रिकॉर्ड एक प्रूफ। अभिलेख मतलब मोटा भाषा में समझिए प्रूफ। और अंत में मौलिक अधिकार का रक्षक पढ़ाएंगे आपके मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण का काम सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक माना जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 32 में बोला गया सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है कि भारत में जितने भी लोगों का मौलिक अधिकार की रक्षा करे। तो मुख्य रूप से 6 जो आपके बताए गए हैं उसके मुख्य कार्य क्षेत्र, ये सारे कार्य क्षेत्र का वर्णन किया गया था। तो इसमें चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट था कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया गया, गठन की कार्यकारी पद्धति कैसी थी, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति कैसे होते हैं, न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है, कार्यकाल क्या होता है, उसका वेतन क्या होता है, उसे पद से कैसे हटाया जाता है और उसका क्षेत्राधिकार क्या है। अगर इतनी कॉन्सेप्ट आपके पास है तो सर्वोच्च न्यायालय का हर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आया, इस टॉपिक समझ में आया होगा। तो इसको आप लोग याद कीजिएगा और फेयर करके कल आइएगा। धन्यवाद।